मुट्ठी भर सॉइल उठा लो, उसमें न जाने कितने बैक्टीरिया मौजूद होंगे। सॉइल बहुत ज्यादा थोड़ी आएगा, बट उतने ही सॉइल, उतने वॉल्यूम ऑफ सॉइल में यू विल हैव मल्टीपल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर डीएनए एसिडिक है तो जो भी पैकेज करने वाला प्रोटीन होगा, चाहे हिस्टोन प्रोटीन हो चाहे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इनका नेचर कैसा होता है बच्चों? इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। स्वेडबर्ग इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और ये इनडायरेक्टली क्या मेजर करता है? डेंसिटी एंड साइज। ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं दैट डजंट मीन उनके पास रेस्पिरेशन नहीं होगा, उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सारी रेस्पिरेशन वाली एंजाइम्स मौजूद होंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज। और आज हम जो लेक्चर करने वाले हैं बच्चों, दैट इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने सारे सिस्टम डिस्कस कर लिए थे और ये बताया था कि अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट किंगडम्स के बारे में एक एक करके डिटेल में। तो जो सबसे पहला किंगडम है, सबसे प्रिमिटिव किंगडम है, दैट इज किंगडम मोनेरा। तो ये जो लेक्चर होगा वो किसको डेडिकेटेड होगा बच्चों? हमारे किंगडम मोनेरा को, जिसमें आते हैं बैक्टीरियाज, है ना। सो दिस इज अबाउट किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? किंगडम मोनेरा में उसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और कुछ लाइफ प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे और कुछ शेप्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा से। तो किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है, सोल मेंबर मतलब इसमें आता कौन है बच्चों? कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है? दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। चाहे वो यू बैक्टीरिया हो चाहे वो आर्की बैक्टीरिया, सारा का सारा किस किंगडम में आता है बच्चों? किंगडम मोनेरा के अंदर, क्योंकि किंगडम मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया था आर्के और यू बैक्टीरिया में। किसमें? यू बैक्टीरिया में। तो ये सारा का सारा हमें इसके अंदर ही पढ़ना है, ठीक है, एक एक करके। इसके बाद जो सबसे पहले इनहैबिटेंट है इस अर्थ के, फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑफ दिस अर्थ, दुनिया पर जो अपना कब्जा जमाया, जहां से इवोल्यूशन शुरू हुई अकॉर्डिंग टू आर एच व्हिटेकर, वो कौन है बच्चों? अकॉर्डिंग टू आर एच व्हिटेकर दैट इज मोनेरा ओनली। सबसे पुराने, मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव, या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मोस्ट एंशियंट। एंशियंट का मतलब पुराना, प्रिमिटिव का भी मतलब पुराना, और स्मॉलेस्ट, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया को तो आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते बिकॉज वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। आपको देखने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है? आपको लेनी पड़ती है किसकी मदद बच्चों? माइक्रोस्कोप की, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट है और बहुत ही सिंपल होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मैं इसको यहाँ पर लिख भी देती हूँ दैट दे आर सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट, ठीक है, दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। और क्या जानते हो बच्चों उसको? फर्स्ट इनहैबिटेंट लिख दिया, प्रिमिटिव लिख दिया, स्मॉलेस्ट लिख दिया, सिंपलेस्ट लिख दिया, एंशिएंट लिख दिया, और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट इज मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों आपको पता भी नहीं होगा कि आप जिस सराउंडिंग में हो आपके आसपास कितने बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा है, बहुत माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि आप देख तो सकते नहीं। लिखा हुआ है एनसीईआरटी ना, मिट्टी भर मतलब मुट्ठी भर सॉइल उठा लो, उसमें न जाने कितने बैक्टीरिया मौजूद होंगे। सॉइल बहुत ज्यादा थोड़ी आएगा, बट उतने ही सॉइल में, उतने वॉल्यूम ऑफ सॉइल में यू विल हैव मल्टीपल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज बहुत छोटे होते हैं, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये सारी बातें कही। नेक्स्ट पेज लिखेंगे, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है, बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर होते हैं और दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। आप कुर्सी पे पढ़ रहे हो सकता है कुर्सी पर हो, मिट्टी में हो सकता है, दे अकर एवरीवेयर, एंड दैट इज व्हाई इनको क्या बोला जाता है बच्चों? कॉस्मोपॉलिटन, क्योंकि हर जगह है ना, हर जगह है, ठीक है। उसके बाद ये वहां पर मिल सकते हैं बच्चों जहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म सरवाइव भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस पर रह सकते हैं। दे कैन बी प्रेजेंट इन, दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। क्या है एक्सट्रीम हैबिटेट्स? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में लिख सकते हो हॉट स्प्रिंग्स, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर। और क्या हो सकता है बच्चों? हॉट स्प्रिंग्स अलावा डेजर्ट पे भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है,
स्नो जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है। डीप ओशन, आपको पता है जब आप पहाड़ों पर ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम होता है, और ओशन में आप जाते हो तो सी बेड की तरफ तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये सारे कंडीशन क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन है। तो और कोई ऑर्गेनिज्म हम रह सकते हैं यार समुद्र के एकदम डीप ओशन में? नहीं, जहाँ एक्सट्रीम स्नो होती है ना वहां पर भी सरकार लोगों को रहने नहीं देती। ठीक है, वहां से मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैम कश्मीर में तो लोग रह रहे हैं, है ना, बिल्कुल रहते हैं बच्चों। बट जहाँ पर एक्सेसिव स्नो है, जो स्नो का जो माउंटेन टॉप है, वहां पर थोड़ी आप बसेरा देखते हो, बिकॉज आप रह नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सारी एक्सट्रीम कंडीशन है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर नहीं रह पाते हैं। बट बैक्टीरिया आसानी से रह सकते हैं, पर्टिकुलरली आर्की बैक्टीरिया। इसका रीजन क्या होता है आप तब पढ़ोगे जब आर्की बैक्टीरिया आपको पढ़ाएंगे। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, मैनी मैनी बैक्टीरिया लिव इन और आउट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मतलब एज अ पैरासाइट रह रही है ना, अंदर रह रही है, तो ऐसे पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं, एंडो पैरासाइट। और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टो पैरासाइट। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक्टो पैरासाइट। दिस इज एक्टो पैरासाइट। दैट मीन्स बैक्टीरिया हर जगह रह सकते हैं, और वो एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं। अगर शरीर के बाहर हैं तो एक्टो पैरासाइट की तरह रह सकते हैं, अगर शरीर के अंदर है एंडो पैरासाइट। पैरासाइट की तरह क्यों रह रहे हैं, क्योंकि ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं कर सकते, इनको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हेल्प लेनी पड़ती है। और पैरासिटिक इज अ काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जनरल फीचर्स है किंगडम मोनेरा के। अब किंगडम मोनेरा में कौन आया है सोल मेंबर, सोल मेंबर है बैक्टीरिया। तो अब बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में चलो आओ बात करते हैं। ठीक है, आओ बात करते हैं बच्चों। तो इसमें अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, और यू कैन से प्रोकैरियोटिक किंगडम। तो क्या आएगा बच्चों, इसमें अगर बैक्टीरिया हैं तो हमें पता है बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हमें पता है, तो हम लिखेंगे नंबर 1, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आप पढ़ोगे, कॉलोनीज वगैरह के बारे में पढ़ोगे, कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। फिलामेंट्स होते हैं उनके पास, दैट मीन्स दे आर व्हाट बच्चों, फिलामेंटस। आप पढ़ोगे बीजे के बारे में, टेंशन ना लेना। ठीक है, फिलामेंटस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मैनी फिलामेंट्स। ठीक है, उसके बाद और क्या जानते हो आप, इसमें क्या आता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो विदाउट क्या होगा, न्यूक्लियस, और विदाउट न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस कैसे हो सकता है, और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हम नहीं करते, हम नहीं बोलते बहुत अच्छा मेम्ब्रेन होता है, हम बोलते हैं पुअरली, मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कुछ होता ही नहीं है इनके पास। ठीक है, और अगर इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो क्या हम ये बोलते हैं बच्चों इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ऐसा नहीं है ना, हम बोलते हैं इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। उस जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला जाता है बच्चों, उस जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। बच्चों ये ना एक तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है, क्योंकि ये सारी बातें तो हमने सेल में ही पढ़ ली थी बच्चों, जब हमारा पहला सीरीज का पहला चैप्टर शुरू हुआ था, है ना, याद करो। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और कैसा है, सर्कुलर है। देखो एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर, और क्योंकि दो स्ट्रैंड है तो इसको मैं बोलूंगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए।
ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अलावा इनके पास और क्या हो सकता है बच्चों? दे कैन ऑल्सो कंटेन आरएनए एज वेल एज पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स क्या होते हैं बच्चों? पॉलीअमीन्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। जैसे यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं पैकेजिंग के लिए, इनके पास कैसे प्रोटीन्स होते हैं? इनके पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिनको पॉलीअमीन्स कहा जाता है। और ये किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। ये क्लास 12th में पढ़ोगे आप एनसीईआरटी में, ठीक है। देखो, अगर डीएनए एसिडिक है तो जो भी पैकेज करने वाला प्रोटीन होगा, चाहे हिस्टोन प्रोटीन हो चाहे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इनका नेचर कैसा होता है बच्चों? इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। क्योंकि तभी दो चीजें आपस में होल्ड करके पैकेज करके कंडेंसेशन में मदद करेंगी। अगर डीएनए हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे तो ये कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात की बच्चों? ये हमने बात की है हिस्टोन्स की। ओके, तो हिस्टोन्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स कैसे होते हैं यहाँ पर? बेसिक। और हिस्टोन नहीं बल्कि नॉन हिस्टोन। और एक और चीज बताई थी बच्चों कि क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन नहीं होता, नॉन हिस्टोन होता है, ऐसे डीएनए को क्या कहा जाता है? नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए बहुत बच्चे समझते हैं नेकेड इसलिए बिकॉज इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट एक्चुअली नेकेड क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस डीएनए इज विदाउट हिस्टोन्स। दिस डीएनए इज विदाउट हिस्टोन्स, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड पढ़ चुके हैं। इनका जो मेन डीएनए है, इनके पास इनका क्या है? मान लो ये बैक्टीरियल सेल है। अब इस बैक्टीरियल सेल में बच्चों, इस बैक्टीरियल सेल है ये, मान लो फॉर एग्जांपल, तो इस बैक्टीरियल सेल का ये क्या है? सेल वॉल है, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें क्या दिख जाएगा? उसके अंदर तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिख जाएगी, ठीक है। हमने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल बनाया हुआ है तो टेंशन मत लेना, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हें साइटोप्लाज्म में ही क्या बिखरा हुआ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड डीएनए दिखाई देगा। और उसकी स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, ठीक है। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो ये इनका मेन डीएनए है। दिस इज मेन जीनोमिक डीएनए। मैंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। किसी किसी के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बट ये सारे बैक्टीरिया का फीचर नहीं है, सर्टेन बैक्टीरिया के पास ही प्रेजेंट होता है, बट दिस इज नॉट द मेन कौन है? न्यूक्लियोइड। अगर ये है तो कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, वो आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, दिस इज एक्स्ट्रा डीएनए, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला जाता है। दिस इज नॉट द मेन डीएनए, दिस इज नॉट द मेन डीएनए, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ तक लिख लिया होगा। आओ चलो चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। हमें पता है इनका सेल वॉल कैसा होता है। कैसा होता है इनका सेल वॉल बच्चों? अब तो रट चुका होगा, इनका सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है। क्यों बोलते हैं नॉन सेलुलोजिक? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकैन। मैंने कहा था ना आपका सब रिवीजन चल रहा है, ठीक है, जिसको हम म्यूरिन भी बोलेंगे और हम क्या बोलेंगे? म्यूकोपेप्टाइड भी बोलेंगे, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकैन बताया था, तोड़ोगे संधि विच्छेद करोगे दो वर्ड मिलेगा। एक मिलेगा पेप्टाइडो, जिसका मतलब है पेप्टाइड। पेप्टाइड से क्या समझ रहे हो? मतलब प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। और ग्लाइकेन को रिलेट करो ग्लाइको से, जिसका मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है। मतलब ग्लूकोज से रिलेट करो, उसका मतलब क्या होता है? शुगर। तो इसमें दो टाइप ऑफ शुगर आते हैं बच्चों, नैग और एक होता है नैम। व्हाट इज नैग? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन।
और नैम क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यही एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड किसमें प्रेजेंट नहीं था, आरके में, तभी हमने उसको सीडोम्यूरिन बोल दिया था, ठीक है, या सीडो पेप्टिडो ग्लाइकेन बोला था। तो देखो देखो यार हुआ क्या, इतना सिंपल था, इतने इजी तरीके से हमें समझा सकते थे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना है, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना है अमीनो एसिड का, ठीक है, किसका बना है, अमीनो एसिड का। और बता देते दो तरीके के शुगर हैं, नैग और नैम, बट नहीं, उनको पढ़ाई तो करनी है डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट करने के लिए उन्होंने इतना गंदा वर्ड बनाया हुआ, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, क्योंकि हमें सरल चीजें पढ़ाई में पसंद नहीं आती हैं, है ना। तो इस तरीके से याद रखना है, जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल हो। तो आप पढ़ोगे जो सेल वॉल होता है बच्चों, आगे पढ़ोगे जब डिटेल में एक एक बैक्टीरिया पढ़ोगे, इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, जो कि ऑलरेडी आपने सेल में पढ़ा हुआ है, एज वेल एज इट इज, मैं आर्की, हाँ माइकोप्लाज्मा ही लिख रही हूँ, ठीक है, कि ये सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आर्की में भी एब्सेंट है, आर्की में डिफरेंट तरीके का सेल वॉल है, क्योंकि वहां पर ये वाला एक शुगर एब्सेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो जब माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पर और चीजें देखेंगे, ओके। अब क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है, जब हम पढ़ रहे थे सेल वाला चैप्टर, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, ऑर्गेनेल प्रेजेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड में सिंगल वाले भी आते हैं और डबल मेम्ब्रेन वाले भी आते हैं, वैसे मिलेगा तो कोई नहीं, बट फिर भी मैं आप बता दूं आपको, सिंगल वाले में कौन कर आता है, ईआर, गोल्जी, ईआर बच्चों को पता ही नहीं होता यार, कैसे हो आप लोग, पता नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। गोल्जी आता है, गोल्जी बॉडी बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, गोल्जी एपरेटस बोलो, या सिर्फ गोल्जी बोलो, ठीक है। और लाइजोसोम और वैक्यूल, ये सारे किसके पार्ट थे, ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट थे, ठीक है। और ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले कैसे हैं, सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन भी कोई नहीं मिलता, चाहे ईआर हो, चाहे गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये कोई नहीं मिलते। साथ ही साथ बच्चों कोई माइक्रो बॉडीज भी नहीं मिलता। माइक्रो बॉडीज तीन पढ़े थे आपने सेल में, एक पढ़ा था ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल वाला, कराता है जो जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, दैट इज ग्लाइऑक्सिजोम वाला माइक्रो बॉडी। एक था पेरोक्सिसोम, पढ़ चुके हो, फोटो रेस्पिरेशन जो कराता है। और एक था स्पेरोजोम, स्पेरोजोम जो सिंथेसिस और स्टोरेज कराता है फैट की, ठीक है। ये तीनों तरीके के माइक्रो बॉडीज हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं, बट वो कोई भी आपको प्रोकैरियोट में दिखाई नहीं देगा। डबल में आपने क्या क्या पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, बैक्टीरिया में नहीं होता। और क्या नहीं होता बच्चों, इनके पास न्यूक्लियस जो ऑलरेडी बता दिया है नहीं होता, दैट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या जानते हैं हम इनके बारे में, वी नो दैट दे द ओनली ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट, द ओनली ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट, दैट इज बच्चों राइबोसोम। और वो भी कौन सा राइबोसोम इनके पास होता है, 70S। 70S बना देते हैं बच्चों, एक बड़ा यूनिट होगा राइबोसोम में, एक छोटा यूनिट होगा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, 70S। एस के बारे में भी आपको पता है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या हम इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। स्वेडबर्ग इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और ये इनडायरेक्टली क्या मेजर करता है, दिस इनडायरेक्टली मेजर, ये भी सेल चैप्टर में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डेंसिटी एंड साइज, डेंसिटी एंड साइज। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में ये हमने क्या बनाया है,
ये हमने बनाया है इसकी लार्जर सब यूनिट, और ये बनाई है इसकी बच्चों स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। दोनों यूनिट तभी जुड़ती है जब इनको क्या मिले बच्चों, इनको मिले मैग्नीशियम कंसंट्रेशन। ये मिनरल न्यूट्रिशन में बताया हुआ है, मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो इन दोनों का एसोसिएशन कराता है। कब? जब प्रोटीन बनाना हो। क्यों? क्योंकि राइबोसोम को क्या बोला जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। इनका काम है प्रोटीन को बनाना, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। अब क्या रिवाइज करना है कि दो सब यूनिट्स कौन है, एक होती है 30S और एक होती है 50S। और ये भी आपको पता है राइबोसोम किसके बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स भी हैं इसमें, और क्या है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए। मैंने राइबोसोमल आरएनए भी आपको पढ़ाया था। इस 30S में कौन सा होता है, 16S राइबोसोमल आरएनए। मैंने आपके लिए दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। 50S में कौन होता है, 23S राइबोसोमल आरएनए। और एक कौन सा होता है बच्चों, 5S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो इन राइबोसोमल आरएनए के अलावा इनके पास क्या होता है बच्चों, प्रोटीन्स। वैसे हम बोलते हैं कि इनके पास 70S है, बट बच्चे क्या करते हैं 50 + 30 80 मैथमेटिक्स लगाने लगते हैं, दुनिया भर की मैथमेटिक्स वो बायोलॉजी में लगाने लगते हैं, और वहीं उनका कंसेप्ट गलत हो जाता है। बच्चों ये सेडिमेंटेशन था, ये इनकी साइज थी, ये स्वेडबर्ग की कैलकुलेशन है, ये गणित नहीं है। इसीलिए मैंने बताया था कि जो राइबोसोम्स की यूनिट्स होती हैं, राइबोसोमल यूनिट्स, ribosomal units are not additive। आपको उसको ऐड नहीं करना है, नहीं तो उल्टा पुल्टा रिजल्ट आएगा। यू कैन नॉट ऐड द डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो राइबोसोम होता है, क्या इसके पास कोई मेम्ब्रेन है, तो बोलोगे नो मेम्ब्रेन। तो अगर पूछा जाए कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल मिलता है, तो बोलोगे नहीं भैया, कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नहीं मिलता। जो एकलौता ऑर्गेनेल मिलता है वो नॉन मेम्ब्रेनस है, दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, एकलौता ऑर्गेनेल है विच इज नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन वाला नहीं है। और क्या आपको पता है बच्चों इसके बारे में, एनसीईआरटी पढ़ोगे, लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर व्हाट, मोस्ट बैक्टीरिया आर heterotrophs, heterotrophs, some bacteria are autotroph। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दो स्टेटमेंट लिख रही हूं, दिस इज स्टेटमेंट 1, एक है स्टेटमेंट 1, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, एक है स्टेटमेंट 2, एक है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है that all bacteria are heterotroph, और एक है few bacteria are heterotroph, और एक है स्टेटमेंट नंबर 3, मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ। तो आप सोचो बच्चों कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। इन तरीके के क्वेश्चंस में ना आपको एनसीईआरटी की लाइंस याद होनी चाहिए बच्चों, इसीलिए हम उसको नोट्स में इंक्लूड करा देते हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि मोस्ट ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ। तो स्टेटमेंट 3 क्या है, ट्रू है। अगर ऑल होते तो लिख देना चाहिए था ना कि ऑल बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ, दैट मीन्स ऑल बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ नहीं है। कुछ बैक्टीरिया कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यू, नहीं बच्चों, एनसीईआरटी मोस्ट लिखती है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो याद रखना है बच्चों, ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं,
हेटेरोट्रॉफ। अभी जिन बच्चों को हेटेरो और ऑटो नहीं समझ में आ रहा, मत समझो, पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ना है हमें कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम एक और लाइन लिखते हैं बच्चों, जो बैक्टीरिया होता है ना, दे आर सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, या कह सकते हो दे हैव कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं कॉम्प्लेक्स? बिकॉज दे हैव डाइवर्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ऐसा क्यों कहा जाता है सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन? तो सिंपल तो है ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों बच्चों? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये यूनिसेलुलर, एक ही सेल के बने हुए हैं, तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। बट क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत डाइवर्स है, तो इनका बिहेवियर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। यार देखो, अगर नॉर्मल सी बात करें यार, हमारा गला खराब हो जाता है, हमें टॉन्सिल हो जाता है, तो बहुत लोग तो गर्म पानी का गरारा करते हैं, गागल करते हैं, दे आर ऑल फाइन। अब मेरे को वो जैसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो हम सोचते हैं यार फटाक से मेडिसिन ले ले, थोड़ा तो आराम मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं गले के लिए, एजिथ्रोमाइसिन, ऑल्थ्रोसिन, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो यार उसका डॉक्टर कहते हैं ना, उसका कोर्स पूरा करो। अब जैसे आप खरीदते हो एजिथ्रोमाइसिन, तो सिप्ला वगैरह की आप टैबलेट लोगे, तो उसमें जनरली 3 एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके, एजिथ्रोमाइसिन के, ऑल्थ्रोसिन के, 500 करके आता है, AZ 500 ऐसे करके आता है, तो उसमें 3 होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें एक खाया, क्योंकि वो बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, आपको एक खाते ही आराम मिल जाता है। तो हम सोचते हैं यार आराम तो हो गया, कि क्यों मेडिसिन खाएं, जहर जैसी तो मेडिसिन लगती है, अच्छी तो बिल्कुल नहीं लगती हमें, है ना। टेस्ट पूरा मुंह का गंदा हो जाता है, खाने में स्वाद नहीं आता, पानी में स्वाद नहीं आता। तो हम सोचते हैं चलो एक एक खा के आराम तो मिल गया है। बट डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि पूरा कोर्स करो। दैट मीन्स अगर 3 टैबलेट्स है, तो यू हैव टू टेक द एंटायर कोर्स ऑफ 3 टैबलेट्स। नहीं तो होता क्या है, इतने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, इतने इनके नखरे हैं, क्योंकि वो उससे रेजिस्टेंट हो जाएंगे। फिर कल को फिर खाओगे वो दवाई, फिर आपका टॉन्सिल हुआ है, फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो असर ही नहीं करेगा। इतने नखरे, मतलब इनके नखरे हैं। बिकॉज इसी इसी से रिलेट करना कि इनका बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है। अब क्या करते हैं ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है, तो एक क्वेश्चन को कैसे मोल्ड कर देंगे। मान लो आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, और ये स्टेटमेंट किसके लिए है? ये स्टेटमेंट है कि ऐसे स्टेटमेंट है, कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनाइजेशन बट सिंपल इन बिहेवियर। तो तुम इतने खुश हो जाओगे ना, क्योंकि बिहेवियर वर्ड भी आ गया, सिंपल भी आ गया, ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया, कॉम्प्लेक्स भी आ गया। भले उल्टा पुल्टा हो, लेकिन तुम खुश होके जल्दीबाजी में इसको टिक करके ट्रू कर दोगे। और ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सिंपल। बिहेवियर सिंपल नहीं होता, बिहेवियर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। इसीलिए कहा जाता है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपके हो जाएंगे -5, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, है ना। तो ध्यान से पढ़ना है, वो आपसे बोलना क्या चाह रहे हैं बच्चों, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर क्या देखा था कि ये हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दोनों शो कर सकते हैं। मेजॉरिटी क्या है? हेट्रो। इनसे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बता दी मैंने। यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट लिखा, ये सही स्टेटमेंट है, किस फॉर्म में क्वेश्चन में आता है वो भी बता दिया, तो गलती नहीं करनी है आपने, है ना। अब यार आपको पता तो है, जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बच्चों, छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। तो आपको पता है कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों अंदर की तरफ धस जाती है, और उस धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स के अपने ही फायदे हमने बहुत सारे लिखे हुए थे। धसने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है ना। और सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो इनके पास एंजाइम्स होती हैं बच्चों। इनके पास क्या होती हैं? एंजाइम्स। कौन सी एंजाइम्स? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्योंकि यार हमारे पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं। हमने पढ़ा तो कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो कौन करेगा इनमें रेस्पिरेशन?
एनर्जी तो इनको भी चाहिए, तो घबराने की कोई बात नहीं बच्चों। इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है मीजोजोम्स। अच्छा मीजोजोम्स है क्या, है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना। तो अगर किसी के पास मीजोजोम्स नहीं है, ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, दैट डजंट मीन उनके पास रेस्पिरेशन नहीं होगा। उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सारी रेस्पिरेशन वाली एंजाइम्स मौजूद होंगी। ठीक है, तो इस लाइन को लिखेंगे बच्चों, दैट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पर मिलती हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पर मिलती हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, respiratory enzymes are associated with are associated with plasma membrane, associated with plasma membrane। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं बताऊंगी बच्चों कि इनका रिप्रोडक्शन कौन सा कॉमन होता है, क्योंकि पूरा का पूरा एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें हम बैक्टीरिया के लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ोगे। एज आई एम टेलिंग यू, यू विल स्टडी अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, चाहे सेक्सुअल हो, चाहे सॉर्ट ऑफ चाहे एसेक्सुअल हो, चाहे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल हो, एंड वी गोना टॉक अबाउट देयर रेस्पिरेशन मोड आल्सो। ठीक है, जो अगला लेक्चर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों on the basis of shape, on the basis of shape we have 4 different types of bacteria, 4 different types of bacteria। ठीक है, कौन कौन सा, अगर रॉड शेप्ड हुआ, दिस इज रॉड शेप्ड, तो रॉड शेप्ड कौन होता है बच्चों, रॉड शेप्ड वाला हम बैसिलस को बोलते हैं। जैसे दही वाला बैक्टीरिया है ना, दही वाला बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस, तो वो रॉड शेप्ड है। किसमें मिलता है, मतलब मिल्क से बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिल्क में कौन सा शुगर होता है, लैक्टोस, इसलिए उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। अगर उसका शेप सर्कुलर शेप हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कोकस। जैसे आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो वो सारे कैसे हैं बच्चों, वो सारे सर्कुलर शेप वाले हैं। अगर आपको मिले कॉमा वाला, दिस इज कॉमा शेप, कॉमा शेप। ठीक है, तो कॉमा शेप वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमा शेप वाले को हम बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं, विब्रियो। ओके, और एक लास्ट है बच्चों ऐसा स्पाइरल शेप। ठीक है, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पाइरल शेप वाले को हम बोलते हैं स्पाइरलम। विब्रियो का नाम सुना होगा बच्चों, कॉलरा जो एक बीमारी थी एक टाइम पर, जो जैसे ये है ना पैंडेमिक, उसी टाइप की थी। ठीक है, कॉलरा, तो उसको किसने कॉज किया था, इसी बैक्टीरिया ने, विब्रियो कॉलरे उसका नाम है। ठीक है, तो शेप के बेसिस पर ही मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, विब्रियो एंड स्पाइरलम। जो स्पाइरलम लिखा हुआ है ये इसका सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है बच्चों, प्लूरल होगा तो क्या लिखोगे, स्पाइरेला, स्पाइरेला। ठीक है, ये भी बता देती हूँ, अगर प्लूरल है तो विब्रियो होगा, सिंगुलर लिखोगे एक ही के लिए लिखोगे तो विब्रियम लिखोगे। तो अगर ऑप्शन में विब्रियम आ जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, ये सिंगुलर है बैसिलस, अगर प्लूरल लिखोगे तो बैसिलाई लिखोगे। ये सिंगुलर है कोकस, अगर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया के बारे में लिखोगे तो कोकाई लिखोगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने सारा बता दिया, ये प्लूरल, ये सिंगल। So these are the different types of bacteria depending upon the shape। और मैंने सेल वाले चैप्टर में ये भी बताया था बच्चों कि इनके पास शेप चेंज करने की एबिलिटी होती है, दे कैन चेंज देयर शेप, दे कैन चेंज देयर शेप। और शेप चेंजिंग नेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लियो
मॉर्फिक नेचर, ठीक है, और इसी नेचर की वजह से हम डॉक्टर बदलते रहते हैं, क्योंकि मैंने पूरी कहानी भी एक बताई थी, फिर रिमेंबर, कि अगर आप एक बैक डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपको बैसिलस, उसने देखा, आपका टेस्ट किया, आपने, उसने देखा कि आपको बैसिलस से इन्फेक्शन है, उसने बैसिलस वाला एंटीबायोटिक दे दिया, क्योंकि आपको पता है हर के लिए अलग एंटीबायोटिक है। कुछ भी थोड़ी पेट में दर्द है तो गले का एंटीबायोटिक थोड़ी लेकर के बैठ जाओगे, पेट में इन्फेक्शन किसी और बैक्टीरिया से है, गले में इन्फेक्शन किसी और बैक्टीरिया से, हमें अलग अलग एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। अब डॉक्टर ने देखा तो मैं उस हिसाब का एंटीबायोटिक दिया, घर आए बैसिलस की जगह विब्रियो हो गया, कहाँ से असरदायक होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तुमने खाया तो सोचा, तुम उस डॉक्टर को गाली देने लगे, यार इतना वाहियात डॉक्टर था, है ना, डोनेशन वाला डॉक्टर तो नहीं था, है ना, किस हिसाब का डॉक्टर था, पढ़ा लिखा नहीं था, आप बहुत सारी चीजें सोचते हो, बट उसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं बच्चों, ये तो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हम दर दर भटकते रहते हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, हम डॉक्टर चेंज करते हैं, वो बड़े मजे में अपना शेप चेंज करता है ना, एंड दैट शेप चेंजिंग नेचर इज नोन एज प्लियोमॉर्फिक नेचर, दैट इज नोन एज प्लियोमॉर्फिक नेचर, ठीक है। सो आज का लेक्चर जो था बच्चों वो किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स पर था, और जनरल कैरेक्टर्स जो बैक्टीरिया का होता है, एंड अबाउट दी डिफरेंट शेप्स। कल का जो लेक्चर हम पढ़ेंगे बच्चों उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, जो मैंने भी नाम लिया, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन, ओके। उसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इस पे ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन साथ ही साथ डिस्कस कर लिए हैं बच्चों, और इसके बारे में तो आपने नया नहीं पढ़ा है, कुछ एक तरीके से आपका रिवीजन हुआ है, क्योंकि हमने सेल में ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, और प्रोकैरियोटिक सेल ही तो किंगडम मोनेरा के अंदर आता है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, एंड यस यू कैन सी दिस डायग्राम आल्सो, बिकॉज आपको एनसीईआरटी का डायग्राम अपने दिमाग में बैठाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। अब देखो सर्कल सर्कल वाले सारे क्या हैं, कोकाई, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो प्लूरल वर्ड का इस्तेमाल किया है कोकाई, ठीक है। यहाँ पर ये देखो रॉड शेप्ड है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन दिखा रहे हैं ये वाले, ये देखो ये सारे रॉड शेप्ड है, बहुत सारे हैं तो प्लूरल का इस्तेमाल किया है बैसिलाई। यहाँ पर ये देखो स्पाइरल शेप है, बहुत सारे हैं तो स्पाइरेला वर्ड का इस्तेमाल किया है, सिंगल होता तो स्पाइरेलम बोलते, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे हैं तो किसका इस्तेमाल किया है, प्लूरल विब्रियो। शेप कैसा है, कॉमा, अगर एक होता तो हम क्या इस्तेमाल करते, एक होता तो हम इस्तेमाल करते विब्रियम, ठीक है, क्या इस्तेमाल करते, विब्रियम। तो यस दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों, जल्दी मिलेंगे हम, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।